हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी मेंस 2025 को टारगेट करके ये हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हम एंटरप्रेन्योरशिप को आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या जिसे आप लोग उद्यमिता के नाम से जानते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ उद्यमिता को कवर कर रहे हैं और इस उद्यमिता के अंतर्गत आप लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ जो यूनिट वन है इस यूनिट वन को यहाँ पे तैयार कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनिट वन में आपकी जो कमांड है ये कमांड काफ़ी अच्छी हो गई होगी। अब यूनिट वन के बाद हमने यूनिट सेकंड और थर्ड को छोड़कर सीधा यूनिट फोर को शुरू किया है और यूनिट फोर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको यूनिट फाइव जो है इस यूनिट फाइव पे काम करेंगे। तो यूनिट फोर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज हमारा एजेंडा ये है कि आपसे पूरे सिलेबस को डिकोड किया जाए, सिलेबस और सिलेबस को डिकोड करने के साथ में जो पीवाईक्यू हैं उन पीवाईक्यू को एड्रेस करें और इसी के साथ में जो आंसर राइटिंग है इस आंसर राइटिंग को आपसे डिस्कस करें बहुत इत्मीनान के साथ। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी बच्चों का इस एक और बेहतरीन क्लास में और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिन लेक्चरों को देख रहे हैं ये लेक्चर आपको हेल्प कर रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। किसी भी सब्जेक्ट में कमांड बनाने के लिए हमें उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जब वह सब्जेक्ट नया हो तो उस समय और ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें, ये सब्जेक्ट नया है, आप सारे बच्चे इसको शायद पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी बच्चा इस चीज़ को लेकर पैनिक क्रिएट नहीं करेगा कि अरे सर एंटरप्रेन्योरशिप को हम पढ़ रहे हैं तो हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनिट फोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा टॉपिक है जो जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद सबसे ज़्यादा हेल्प कोई करेगा तो वो यही करेगा। बाकी सारी चीज़ें आप जो पढ़ के जा रहे हैं उसकी नॉलेज रख पाना, उसको मेमोराइज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस यूनिट को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे और जब आप इस यूनिट को पढ़कर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें एक अधिकारी के तौर पे काम करना चाहिए, एक ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस किस तरीके के चैलेंजेस को वहाँ पे फेस कर रहा होता है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, पहला जो टॉपिक दिया गया है आप इस पहले ही टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। ये पहला ही टॉपिक आपसे दो बातें कर रहा है, समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास। अगर मैं इंग्लिश वाले बच्चों को यहाँ पे ये चीज़ दिखाता हूँ तो ऐसा लिखा हुआ है कि ओवरऑल पर्सनालिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट, दो चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसे हम लोग पीडी कहते हैं, पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे लिख दिया है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा। What is personality? Personality, how you reflect yourself। जब आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको गाइड करता है, हैप्पी मिलेगा और सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, आप उससे अफेक्टेड होते हैं पॉजिटिव वे में, उसका जो ऑरा है, उसकी जो पर्सनालिटी है आपको पॉजिटिव मिलेगी। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत ही नेगेटिव है, जिसके पास पॉजिटिविटी नाम की चीज़ ही नहीं है, जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे तो उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको लगेगा क्या ही वाहियात व्यक्ति था, इससे मैं क्यों ही मिला। तो वो उन व्यक्तियों को आप पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन पहली ही मीटिंग में मिलने के बाद आपने उनके बारे में जो समझ विकसित की, जो उनके बारे में विचार क्रिएट किए, वो विचार किससे बने, उसकी पर्सनालिटी से बने। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले, अनजान व्यक्ति था, हेल्पिंग नेचर का था, आपको परेशानी हुई, उसने आपकी हेल्प कर दी, आप बोलोगे क्या ही बढ़िया व्यक्ति है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एक व्यक्ति जो जबरदस्ती में किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है तो आप उसकी पर्सनालिटी को नेगेटिव पर्सनालिटी के तौर पर रिफ्लेक्ट करोगे या रिप्रेजेंट करोगे, यार वो व्यक्ति तो सही नहीं है, वो नेगेटिव है और लोगों को परेशान करता रहता है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मीनिंग यहाँ पे होता है बच्चे, बड़ा क्लियर होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट को,
चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, और जो हेल्पिंग नेचर हो, ठीक है। आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, आप कैसे रहते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बोलने का तरीका क्या है, आप किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, आपका प्रोफेशन कैसा है, ये सारी चीज़ों को जब एक साथ आप डेवलप करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सोशल डेवलपमेंट जब आप करते हैं, और प्रोफेशनल, ये जो डेवलपमेंट है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाता है, ये समग्र व्यक्तित्व विकास कहलाता है। तो समग्र व्यक्तित्व विकास का आशय क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को होलिस्टिक वे में डेवलप करता है, अ पर्सन डेवलपिंग हिज सेल्फ या इटसेल्फ इन होलिस्टिक वे इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर आप अपने आप को विकसित बना रहे हैं, तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें आपसे कोई पूछेगा, आप लोग बता देंगे कि जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या बताती है, वो यही बताती है कि जब आप अपने आप को पूरे तरीके से या हर तरीके से डेवलप कर रहे हो, उस स्थिति को कहा जाता है आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस बात को प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब आपको क्लियर हो गया है। अब जब हम लोग ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो ना, तो आप क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हु यू आर, कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो। आपके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति, कितना धन है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपने क्या अटायर मेंटेन किया हुआ है, आपका जो अटायर है, ये अटायर, आप हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। तो जिस तरीके से आप अपने आप को, ठीक है, जिस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करना ही आपकी पर्सनालिटी है। अब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नेशन डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। देखो, अगर एक व्यक्ति अगर इंडिविजुअल के तौर पर ग्रो करता है, एक व्यक्ति अगर इंडिविजुअली ग्रो करता है, अगर एक मात्र में ग्रो करता है, तो वो एक रिसोर्स के तौर पे डेवलप हो रहा है। और रिसोर्स जब कैपिटलाइज होते हैं, या रिसोर्स को जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो ये नेशन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि देश के जो सभी लोग हैं, वो सभी लोग डेवलप हों, सभी लोगों की पर्सनालिटी डेवलप हो, और वो सब लोग बेहतर कर रहे हों अपनी फील्ड में एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर। अगर अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे जॉब कर रहे होंगे, तो सीधी सी बात है कि वो एक ग्रेट असेट के तौर पे काम कर रहे हैं। और ग्रेट असेट के तौर पे अगर काम कर रहे हैं, तो वो नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, चाइना, ये डेवलप क्यों है? बिकॉज दे हैव डेवलप्ड skill developed people, they have overall development personality people, और that's why they all are doing well। हमारे पास स्किल नहीं है, किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, किसी के पास बिहेवियरल स्किल नहीं है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास सोशल स्किल्स नहीं है। ये चीज़ों की कमी होने के कारण हम उतना बेहतर नहीं कर पाते जितना बेहतर हमको यहाँ पे करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। तो इसीलिए जब आप ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, एक अच्छे रिसोर्स के तौर पर निकल के आते हैं, और एक अच्छा रिसोर्स जब काम करता है, तो नेशन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हमको देखने को मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो सिलेबस की जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन शायद आप समझ गए होंगे। और जो व्यक्ति का पर्सनालिटी है, वो अपने गुणों को आप कैसे हैं ये शो करता है, और आप कैसे हैं उसी के साथ आप निकल के आते हैं। ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? इसके डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ग्रोथ के खिलाफ है। वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, वो मेरा सोशल बिहेवियर हो सकता है, या वो कोई और चीज़ हो सकती है। अब अगर उसको मैं अपने आप से नोटिस करके और उसमें रिफॉर्म ला रहा हूँ, तो ये सेल्फ कंपोनेंट है जो वर्क कर रहा है मेरी पर्सनालिटी को। दूसरा, मैं किसी से इंस्पायर हो सकता हूँ। इंस्पायर होकर कोई अच्छा कर रहा है, तो उससे अच्छा करना मैं सीख रहा हूँ और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया कि हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं। तीसरा हो सकता है कि अवेयरनेस के द्वारा।
अगर सरकार अवेयरनेस कैंप चलाती है तो अवेयरनेस कैंपों को चलाने के बाद वो ये बता सकते हैं कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है। हमारी स्कूल एजुकेशन, हमारे कॉलेज एजुकेशन में इस विषय को शामिल किया जाए कि आप सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं लेकिन अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करते। जैसे आप कल अधिकारी बनेंगे और अधिकारी बनने के बाद आपकी पर्सनालिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टेबल और बहुत बहुत फोकस पर्सनालिटी होनी चाहिए। ऐसे कुछ तो भी बहुत जल्दी पैनिक होने वाले, बहुत जल्दी परेशान होने वाले, बहुत जल्दी गिव अप करने वाले, ये सिचुएशन आपकी नहीं होनी चाहिए। तो वो पर्सनालिटी आपकी डेवलप की जाती है ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग पीरियड। आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त हैं वो दोस्त सिलेक्ट होने के पहले बहुत खास होते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके साथ चाय चौपाटी पे मिलते हैं, घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, सिलेक्शन के कुछ समय तक भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनके जो डिमेंशन है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो बात करने का तरीका है, वो पूरा बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट करके, उसमें संदीप भैया थे। संदीप भैया बहुत ही हम्बल, बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन अभिलाष आईएएस बन जाता है। अब एक आईएएस और एक वो शायद फूड सिक्योरिटी या कोई तो ऐसे ऑफिसर बनते हैं, उसकी ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो वहाँ से जो एटीट्यूड लेके आते हैं और ये यहाँ से जो एटीट्यूड लेके जाते हैं, दोनों बड़े अलग अलग हैं। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि वो लोग ट्रेनिंग के बाद उनको सिखाया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे ग्रो करना है। तो पहला फैक्टर हमने आपको बताया कि आप सेल्फ लर्न कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर है कि आपको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा सकती है, आपको अवेयर किया जा सकता है और कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है बेहतर करने के लिए, ऐसा कुछ जो और आपको अट्रैक्ट करता हो, मोटिवेट करना हो। तो ये काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस। सक्सेसफुलनेस की हम लोग बात करते हैं, सफलता की अवधारणा। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस? सफलता की अवधारणा क्या है? सफलता की अवधारणा से बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा। कंसेप्ट ऑफ सक्सेस यही कहता है कि आपको सफल होना है, आपके जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वो बहुत कीमती होने चाहिए। तो कंसेप्ट ऑफ सक्सेस की जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा, ये आपको सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने के लिए जो अपने लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को बेहतर करना है। ठीक है, बेहतर करना है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, अगर हम यही देखें कि भाई ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये राष्ट्रीय विकास में, ये नेशनल डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करती है। देखो, तो एक तो स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्डिंग होती है, हमारा जो फाउंडेशन है ये काफ़ी तैयार होता है, हम एक प्रोडक्टिव नेशन बन जाते हैं और ओवरऑल एक डेवलप्ड नेशन बन जाते हैं अगर हमारी पर्सनालिटी या हमारा जो यूथ है ये स्किलफुल हो जाता है या बेहतर तरीके से काम करता है। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं किसके बारे में? सफलता की जो अवधारणा है, कि सफलता की अवधारणा आपको क्या सिखाती है। तो जब भी बेटा आप लोग सफलता की अवधारणा के बारे में बात करेंगे, तो सफलता की अवधारणा का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि अपने जीवन में हमेशा प्रोडक्टिव बने रहना। प्रोडक्टिव या गोल ओरिएंटेड इन योर लाइफ, आप हमेशा उपयोगी बने रहें और हमेशा लक्ष्य केंद्रित बने रहें, यही सफलता की अवधारणा है। अब सर, ये सफलता की अवधारणा है, इसकी आवश्यकता क्यों है? देखो, सफल होने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और डिसिप्लिन होने के लिए पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देता है, बेहतर बना देता है। वो लोग जो सफल नहीं हुए थे, सफल होने से पहले आप उनको बहुत साधारण तरीके से जानते थे, सफलता के 2 साल बाद देखिए दे 100% ग्रूम्ड। अब वो एक बेहतर व्यक्तित्व के तौर पर आते हैं, उनका सोच बदल चुका है, आइडियोलॉजी बदल चुकी है, वे ऑफ लिविंग बदल चुका है, स्टैंडर्ड बदल चुके हैं, सॉफ्ट स्पोकन हो गए हैं, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। हमारे प्लेयर्स को देखिए, प्लेयर्स जो क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं तो ऐसी जगह से आते हैं कि शायद जहां उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं होती है, तो खुद का ख्याल कहाँ से रखेंगे? तो बाल कहीं जा रहे हैं, शक्ल का रंग कैसा है, हालत कैसे भी है, 2 साल वो किसी टीम के लिए खेलते हैं। आजकल तो फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गया है, पहले नेशन के लिए खेलते थे, उतनी में ठीक ठाक पैसा उनको मिल जाता था और वो पैसा सब कुछ बदल देता था। तो सक्सेसफुलनेस का जो कंसेप्ट है वो इसी के आसपास आता है कि आप प्रोडक्टिव बने रहें और हमेशा गोल ओरिएंटेड रहें। अगर आप गोल ओरिएंटेड रहेंगे,
अगर आप गोल ओरिएंटेड रहेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आप उसको लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। देखिए, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे बहुत छोटे छोटे गोल बनाते हैं। बहुत छोटे छोटे गोल बनाने का मतलब क्या है? उनका सपना है घर बनाना, घर बनाना। अब वो घर किसका बनाते हैं? जैसे मैच बॉक्स आपने दे दिया तो मैच बॉक्स का घर बना दिया। अब वो इसके लिए ट्राई कर रहा है और उसके बहुत छोटे छोटे गोल होते हैं। अगर वो इसमें सफल हो जाता है, बना लेता है, बड़ा खुश होगा, सबको बताएगा। और अगर नहीं बना पाता है तो दुखी होगा और बताएगा नहीं कि उसने घर बनाया था। तो ये लर्निंग भी हमको सिखाती है, ग्रेट टीचिंग्स है। जो कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस है वो ग्रेट टीचिंग है। और सॉरी फॉर दैट अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो रहा हो, मेरी आइज़ के कारण, थोड़ा सा ट्रैवलिंग के कारण हम प्रॉपर नहीं ले पाए थे, इसीलिए थोड़ा अजीब सा दिख भी रहा हूँ मैं। और कभी कभी बीच में आपको मेरी आंखें भी बंद होती नज़र आएंगी, तो उसको लेके प्लीज़ माइंड मत करिएगा। जब हम लोग काफ़ी लंबा ट्रैवल करते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन को हम फेस करते हैं, ठीक है। बट कोशिश है कि जो लेक्चर है जिस पर्पज़ के साथ डिलीवर करना चाहते हैं वो पर्पज़ हमें फुलफिल यहाँ पे करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सफलता का जो कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस है, वो बेटा आपके पास यही है कि ये हमको सिखाता है कि चीज़ों को किस तरीके से बेहतर करना है। और चीज़ों को जिस तरीके से आप बेहतर करोगे वही चीज़ है आपको आगे लेके जाएगी। मतलब लाइफ में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आगे जाने के लिए आपको जो कंसेप्ट है सक्सेस होने का, उस कंसेप्ट पे आपको काम करना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लीज़ 1 मिनट रुकना आप लोग। तो हम सफलता की अवधारणा की बात कर रहे थे। सफलता का कंसेप्ट हमको यही सिखाता है कि लाइफ में आप किस तरीके से गोल ओरिएंटेड रह सकते हैं, कैसे आप लोग प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एक ऑफिसर के नाते ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड रहें, आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव रहें, और जितने प्रोडक्टिव आप रहेंगे उतने बेहतर कर पाएंगे। ये जो कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस है ये आपको क्या सिखाता है? ये बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। बहुत सारी चीज़ सिखाने का मतलब क्या है? इसके कारण रेगुलरिटी आती है, आप रेगुलर रहते हैं, इसके कारण आप प्रोडक्टिव रहते हैं, इसके कारण आप डिसिप्लिन रहते हैं, इसके कारण आप गोल ओरिएंटेड रहते हैं, और इसके कारण आप अपने आप को एक बेहतर लीडर के तौर पे इमर्ज करते हैं। तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक अधिकारी हैं, एक ऑफिसर है। अब वो जो छोटे छोटे टास्क हैं, वो छोटे छोटे गोल हैं, उनको अचीव करना ही आपके लिए सक्सेस है। उन गोल को अचीव करने के लिए आपको रेगुलर ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और आपको बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हमको यहाँ पर सीखनी है कि सक्सेसफुलनेस का जो कंसेप्ट है, एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। और इसी चीज़ को आप लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस।
अगला टॉपिक हमको देखने को मिल रहा है सफलता में प्राप्त करने वाली बाधाएं, कि भाई सफलता प्राप्त करने में कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी सक्सेस के लिए, सक्सेस जो है उस सक्सेस के एक बैरियर बन जाते हैं या बाधक बन जाते हैं। तो बच्चे, जब हम लोग सफलता की बात करते हैं, सफलता के जो बैरियर हैं, इन बैरियरों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कभी किसी व्यक्ति से मिलेंगे, आप किसी पर्सनालिटी से मिलिएगा, वो आपको हमेशा नेगेटिव टाइप की बातें करते मिलेंगे। अरे यार, जीवन तो अच्छा नहीं चल रहा है यार, जीवन में तो बहुत सारी परेशानियां हैं, जीवन तो बहुत ही मुश्किल है। वो इस तरीके की बातें करते आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की बातें करना सही नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव व्यक्ति चाहे भले कितने भी प्रयास कर ले, जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो नेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नेगेटिव हैं तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला जो कारक है, पहला जो फैक्टर है, जो मेन रोल प्ले करता है आपके अनसक्सेसफुल रहने में, वो है आपका, आप इसको कहते हैं कि नेगेटिविटी। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आप पास्ट में रहते हैं, इफ़ यू लिव ऑलवेज इन पास्ट में रहने की आदत है, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपका बिहेवियर लेजीनेस है, अगर आप लेजी हैं, मतलब पूरे टाइम बस चीज़ों को टालते रहते हैं, मतलब आपको आलस आता रहता है, और अगर आप डिले करते हैं चीज़ों को, आप डिले करने की आदत है और इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी सफलता, सॉरी, मैंने गलत बता दिया। सफलता के लिए जिम्मेदार कारक की हम लोग बात करते हैं, हम सफलता की बात कर रहे थे बेटा, सॉरी, ये सफलता प्राप्त करने वाले हम बाधकों की बात कर रहे थे कि भाई सफलता को प्राप्त करने में कौन कौन से कारक हैं जो बाधा डालते हैं। वो है नेगेटिविटी, ठीक है, वो है आपके पास अगर आप नेगेटिव रहते हैं, अगर आप पास्ट में रहते हैं, अगर आप लेजी रहते हैं, अगर आप डिले रहते हैं, और अगर आप चीज़ों को टालने की आदत है और हमेशा कुछ और ही सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, रेगुलर नहीं होना, प्रोडक्टिव नहीं होना, डिसिप्लिन नहीं होना, वो हर एक चीज़ एक बैरियर है आपकी सक्सेस में। इस बात के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सफलता प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वो नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं रहेगा, अगर आपके पास कोई सेल्फ डाउट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक बैरियर के तौर पे काम करेंगी सफलता प्राप्त करने के लिए। सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो आपको सक्सेस बनाते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, अगर मैं उनकी आपसे बात करता हूं तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं। अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। मोटिवेटेड, अगर आपकी एक पॉजिटिव सोच है, आइडियोलॉजी है, विजन क्लियर है, सेल्फ बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्टिव है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, रेगुलर है, पंचुअल है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो सक्सेसफुल बनाने के लिए या सफलता के लिए जिम्मेदार जो कारक होते हैं, वो जिम्मेदार कारक कौन से होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चे, यहाँ से सवाल बनते हैं और ये सवालों को हमको टिकल करना है। असफलता से सीखना, असफलताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना। असफलता से सीखना, देखो, अनसक्सेसफुल इज अ ग्रेट लर्निंग, ग्रेट टीचर। और अनसक्सेसफुल या जो आप सफल नहीं हो पाते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, इम्पॉर्टेंस सिखा के जाता है कि टाइम इज इम्पॉर्टेंस, हमें टाइम की वैल्यू करना चाहिए। अगर हम टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर टाइम एक दिन गुजर जाएगा, और समय एक बार गुजरा उसके बाद फिर वो कभी लौट के नहीं आता है। तो ये हमको सिखाता है कि हमको इम्पोर्टेंस होनी चाहिए या हमको प्रायोरिटी करना चाहिए टाइम की। टाइम इज प्राइसलेस। ये हमको सिखाता है कि हमारे एफर्ट्स बहुत अप टू मार्क होने चाहिए। एफर्ट्स में अगर आपके कमी होगी तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये हमें सिखाता है कि आपके एफर्ट्स किस तरीके को हों। एक बेहतरीन एफर्ट्स अगर होंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ध्यान रखना। और ये हमको सिखाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड कितना अच्छा है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छी चीज़ होती है। और फिर हमको सिखाता है कि हम जितना ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हैं
उतने जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। और अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उतना ही लेट हम लोग उतना ही लेट हमको सफलता मिलती है। मतलब अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना तो हमेशा असफल रहोगे, और सफल होने के लिए आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। तो असफलता हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और इनमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब इस यूनिट को पूरा पढ़ेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे तो फिर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करना। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद अब एक ऑफिसर के ऊपर बात आ गई कि सरकारी जो योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित कैसे किया जाए बेहतर तरीके से, या जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इन गवर्नमेंट स्कीम्स पर हमको काम कैसे करना है। तो देखिए, अगर आप एक बेहतर गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि आप उस स्कीम को सबसे पहले उसका एडवर्टीजमेंट कराइए, अवेयरनेस कराइए, और फिर जो उसके बेनिफिशरीज हैं उन बेनिफिशरीज की का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को चेक कीजिए, उसको डिसाइड कराइए कि क्या ये वही लोग हैं जो उस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते। तो उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जो उसका क्राइटेरिया है उसको आराम से चेक करना पड़ेगा कि लोग फर्जी डॉक्यूमेंटेशन लेके तो नहीं आ रहे हैं। फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और जो लोग उसमें नहीं पहुंचे हैं उन लोगों तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाके कोई स्कीम को आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ। अब जैसे सरकारी स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल है, अब हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम को अगर मुझे सक्सेसफुल बनाना है, अगर प्रभावी बनाना है, तो उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम लोगों में उसके स्कीम के बारे में अवेयरनेस लेकर आए कि आपके लिए कोई स्कीम चल रही है। दूसरे नंबर पर है कि उसमें फर्जीवाड़े को रोकें कि यार उसमें फ्रॉड ज़्यादा ना हो, जिन बेनिफिशरी के लिए आई है वही बेनिफिशरी उसमें ले। 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, ठीक ठाक घर है, और फर्जी तरीके से अगर सरकार का उसको 5,000 रुपये भी मिल रहा है तो वो लेने के लिए तैयार है, ये तो फिर 2.5 लाख की बात है। तो वो प्रॉपर चीज़ों को हमको मॉनिटर करना है, समझना है। अब जैसे हमने लोगों को उसका लाभ दे दिया, तो लाभ देने के बाद आप एटलीस्ट उसका कम से कम ऑब्जर्व करने के लिए जाएं, रिव्यू करने के लिए जाएं कि जिन लोगों को जो लाभ दिया गया है वो सही लोगों को लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से जो चीज़ें हैं आप उनको बेहतर कर सकते हैं। तो सरकारी योजनाओं को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है, सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें उसको बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसको बेहतर करना पड़ेगा, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। ये सारी बातें आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सरकारी योजना को कैसे सफल बना सकते हैं। निम्नांकित मुद्दों से संबंधित तथ्य और दृष्टिकोण, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे नागरिक बोध पहला इशू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिविक सेंस। दूसरा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा संस्था के प्रति निष्ठा। फिर है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, यातायात प्रबंधन। फिर है नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल्य आधारित जीवन एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम। अब बहुत सारे बिंदु यहाँ पे दिए गए और उन बिंदुओं से संबंधित इशू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे नाइट कल्चर है, अब उस नाइट कल्चर वो कैसे सही है, वो कैसे गलत है। मान लीजिए आपके शहर में नाइट कल्चर को शुरू कर दिया, तो नाइट कल्चर को शुरू करने के बाद उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। पॉजिटिव ये है कि सरकार, जो लोग हैं उन लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, वो नाइट में चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, घूम सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन उसका आउटकम ये है कि इसके कारण हमें बहुत सारे जो क्राइम रेट है वो क्राइम रेट हमको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी या अनवांटेड थिंग हो सकती हैं जो हम शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इन पर काम करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ों को आपको सिखाया जाएगा कि क्या आपको करना है। जैसे नशाखोरी की प्रवृत्ति, अब नशाखोरी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में हर जगह हमको नशाखोरी देखने को मिल रही है। अब इस नशाखोरी की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए, इस पर कैसे
और सुधार लाए जाएं, ये हमको यहाँ पे सीखना है, ये हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे आपको इस यूनिट में सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ इसमें इंटरेस्टिंग है। हम पहले हालांकि तरीका ये था कि हम इसको सीधा शुरू कर देते, बट शुरू करने से दिक्कत वही है कि अगर आप एक बार सिलेबस को डिस्कस नहीं करते ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। और अगर हम इसको बेहतर तरीके से काम करते, ठीक है, अगर हम इसमें बेहतर तरीके से काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब ये बन जाता। और इसीलिए हमने सबसे पहले आपसे सिलेबस डिस्कस कर दिया, ये इंग्लिश वाला सिलेबस। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में इस यूनिट से कि व्यक्तित्व को आपको वो करना है, जो व्यक्तित्व है इस व्यक्तित्व को डिफाइन करना है। डिफाइन द पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को डिफाइन करना है। अब पर्सनालिटी क्या है? व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति है, उसका वाह्य स्वरूप है या वो गुण है जिनके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को समझ सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति का वो दिखने वाला स्वरूप ही उसका व्यक्तित्व है, जिसके आधार पर हम पता कर पाएंगे ये व्यक्ति सही है या नहीं है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सफलता का अर्थ लिखिए। सफलता का अर्थ क्या होता है? सफलता से आशय है कि सफलता का आशय होता है, सफलता का अर्थ है कि एक व्यक्ति को लगातार प्रोग्रेसिव बनाए रखना या अपने लक्ष्य आधारित बनाए रखना ही सफलता से का अर्थ है या सफलता का आशय है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। मानवीय मूल्य और उसका महत्व लिखिए। देखिए, ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ह्यूमन वैल्यू जैसे आप ऑनेस्टी लिख सकते हैं, इंटीग्रिटी लिख सकते हैं, एम्पैथी लिख सकते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन लिख सकते हैं। ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। ये ह्यूमन वैल्यूज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये आपको प्रोडक्टिव बनाती है, ये आपको सक्सेसफुल बनाती है, ये आपको अकाउंटेबल बनाती है, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, ये आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ ये हैं, और इन ह्यूमन वैल्यूज़ की जो वैल्यू है वो भी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। खाद्य अपमिश्रण क्या है? मिलावट। व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन? देखो, खाद्य अपमिश्रण क्या है? आपने देखा होगा कि एमडीएम बहुत चर्चा में रहता है, मिड डे मील जो कार्यक्रम है, और मिड डे मील कार्यक्रम में बहुत सारा खाद्य पदार्थों में मिलावट कर दी जाती है। और जैसे होटल्स वाले हैं, ये भी कुछ ना कुछ मिला देते हैं। सिंथेटिक पनीर आपको खिला रहे हैं, गिरी की जगह कुछ और खिला रहे हैं, जो फ्रूट्स हैं उनको गलत तरीके से पका रहे हैं। ये सब क्या है सर? ये खाद्य अपमिश्रण है, या ये आप कह सकते हैं कि ये फूड मिलावट है। तो जब आप कोई भी खाद्य पदार्थ है, उस खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में कमी लाना, डिग्रेडेशन इन क्वालिटी ऑफ एनी फूड प्रोडक्ट या फूड, उसी को हम लोग कहते हैं मिलावट या अपमिश्रण, राइट। फिर है शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां आती हैं तथा समीक्षा और निगरानी प्रणाली इन मुद्दों को कैसे हल कर सकती है। चैलेंजेस हमने आपको वही बताया कि भाई एक तो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती, योग्य उम्मीदवारों को उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, उनका लाभ नहीं मिल पाता है, और हमको यहाँ करप्शन देखने को मिलता है। बड़ी धीमी प्रोसेस है, ऑफिस टू ऑफिस फाइल घूमती रहती हैं, कहीं ना कहीं फंड की भी हमको दिक्कत देखने को मिलती है, और इसमें जो है ऐसे लोग ज़्यादा बेनिफिट लेके चले जाते हैं जो इसके लिए योग्य नहीं है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को निगरानी, समीक्षा और निगरानी के आधार पर कैसे समीक्षा करके आप देख सकते हैं कि कहाँ प्रोग्रेस हुई है, और निगरानी आपको ये बता सकता है कि इसमें क्या सुधार लेके आना है, क्या इसको और इम्प्रूव करना है, क्या इसमें बेहतर करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखा सकती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। समाज के लिए नागरिक बोध क्यों महत्वपूर्ण है तथा इसकी कमी से भारत में सार्वजनिक स्थानों और सामाजिक व्यवहार पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखो, नागरिक बोध का मतलब क्या है? आपकी कुछ सिविक ड्यूटीज़ हैं। ऐसे ह्यूमन बीइंग आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। आज की जो जनरेशन है, जेन जी जनरेशन जिसको हम लोग कह रहे हैं, उस जनरेशन के पास हमको सिविक सेंस नहीं है या नागरिक बोध नहीं है। मेट्रो पर, प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेसेस पर ये एडल्ट्री को, देखिए एडल्ट्री से मुझे कोई बहुत शिकायत नहीं है, लेकिन हमने कम से कम उस चीज़ को एक सिविल वैल्यूज़ के, सिविक सेंस के तौर पर देखना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उन वैल्यूज़ को वैल्यू करना चाहिए। और अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो हमको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो रिश्ते हैं उनमें बिलीव नहीं बचा है, ट्रस्ट नहीं बचा है, सिर्फ मतलब के रिश्ते रह गए हैं, लंबे समय तक शादियां नहीं चल पा रही हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमें अपने जो नागरिक कर्तव्य हैं उनका बोध नहीं है, सिविक सेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके कारण जो पब्लिक प्लेसेस हैं और जो सोशल बिहेवियर है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ही खराब माहौल हमको देखने को मिल रहा है जो हम नहीं देखना चाह रहे हैं।
व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं तथा ये कारक व्यक्तियों पर अपने प्रभाव में कैसे भिन्न होते हैं। देखिए, अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि जो इतनी बड़ी यूनिट है, उस इतनी बड़ी यूनिट को हमने अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस डिस्कशन के साथ में ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि जो पिछले साल के पेपर आए थे वो सारे के सारे पेपर 2024 में जो क्वेश्चन बने थे हमने सारे के सारे डिस्कस कर दिए। आप बताइए इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं बन रहा है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन के बेसिस पर। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सिलेबस डिस्कशन की क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको दीजिए। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसके बहुत सारे डायमेंशन एक ही लेक्चर में कवर कर दें, तो 2-3 लेक्चर में आपकी पूरी की पूरी जो यूनिट है वह तैयार हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।